नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां 3 जिलों के डीएम का तबादला हुआ है। मुंगेर, सीतामढ़ी और जहानाबाद के डीएम बदले गए हैं। तो बता दें कि हिमांशु कुमार राय बने हैं जहानाबाद के नए जिलाधिकारी। वहीं नवीन कुमार मुंगेर के डीएम बनाए गए हैं। सुनील कुमार को सीतामढ़ी का डीएम बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। फोन पे मरगूब, किन किन जिलों के डीएम का तबादला हुआ है, क्या अधिसूचना जारी की गई है? देखिए करिश्मा, राज्य सरकार का मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है अधिकारियों का तबादला। संक्रमण कम होने के साथ ही 3 जिले के डीएम का तबादला किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, सीतामढ़ी के जो जिलाधिकारी हैं अभिलाषा कुमारी, उनको तत्काल संयुक्त सचिव वित्त विभाग के पद पर भेजा गया है। जी। हिमांशु कुमार राय जो अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग थे, उनको जहानाबाद के डीएम के पद पर भेजा गया है। रचना पाटिल जो मुंगेर के डीएम थी, जो चुनाव के बाद जो वहां गोलीकांड हुआ था जिसमें तबादला हुआ था, उनको अब अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर भेजा गया है। जी। सुनील कुमार यादव जो कह सकते हैं कि सचिवालय में पदस्थापित थे, उनको सीतामढ़ी का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। जी। तत्काल ये सभी तबादले किए गए हैं। जहानाबाद के जिलाधिकारी नवीन कुमार मुंगेर के नए जिलाधिकारी होंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि 2 जिलाधिकारी को सचिवालय बुलाया गया है। एक जिलाधिकारी का जो तबादला हुआ है उन्हें फिलहाल मुंगेर भेजा गया है। तो राज्य सरकार ने संक्रमण कम होने के साथ ही तबादला का दौर शुरू हो गया है। कल 20 अंचलाधिकारी का तबादला किया गया था, उसमें कई अंचलाधिकारी भी थे। तो आने वाले दिनों में भी अब आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी होगी निश्चित तौर पर आज या कल। तो फिलहाल संक्रमण कम होने के साथ ही प्रशासनिक फेरबदल का काम शुरू हो गया है। कई बार बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हाजीपुर सदर अस्पताल में बन रहे नए पीकू वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिकित्सा तैयारी का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए वैशाली जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रही है। हम उनके कार्य से काफी संतुष्ट हैं। भगवान न करे कि किसी को पीकू वार्ड की जरूरत पड़े। आवश्यकता के अनुसार काम प्रगति पर है। पीकू जो पहले से यहाँ स्थापित था उससे अतिरिक्त बेड बढ़ाए जा रहे हैं और 25 पीकू बेड की व्यवस्था हो गई है। इसमें प्रयास किया जा रहा है कि कुछ और बढ़ जाए। जो यहाँ अब नए भवन तुरंत बनाकर पीकू बनाने में, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से नहीं बन सकता है, लेकिन इस कैंपस में और अधिक पीकू वार्ड बढ़ाने का प्रयास सीएस साहब कर रहे हैं। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सदर अनुमंडल के सदर प्रखंड, मांझागढ़ प्रखंड, बरौली, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड में गंडक से ज्यादा तबाही है। मांझागढ़ प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के कई वार्ड बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसकी वजह से लोगों की स्थिति नारकीय हो गई है। लोग चौकी पर, पलंग पर सामान रखकर खाना बनाने को मजबूर हैं और छत पर टेंट लगाकर लोग शरण लिए हुए हैं। वहीं सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है। इस इलाके के बाढ़ प्रभावित लोग छत पर खाना बना रहे हैं। टेंट बनाकर छत पर परिवार के सभी सदस्य रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ित 80 वर्षीय कौशल्या कुंवर के मुताबिक उनके घर में पिछले 10 दिनों से पानी घुसा हुआ है। उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। छत पर टेंट बनाकर घर के लोग दिन काट रहे हैं। अनाज पहले ही पानी में बह गया। गंडक के जलस्तर बढ़ने के बाद ही
बताते चले कि वार्ड के लोग 10 दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। जिला प्रशासन ने स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा कोई राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराया गया और हर साल उन्हें बाढ़ का मार झेलना पड़ता है। में पानी लगा हुआ है, सारे लोगों का यहाँ लगभग 8-9 परिवार रहता है, 8-9 घर है, सब घरों में पानी लगा हुआ है। अनाज सड़ गया है, खाने की बहुत दिक्कत है, खाने की व्यवस्था नहीं है कोई, और ना ही कोई पंचायत स्तर पे या सरकार के स्तर से कोई भी हम लोगों को मदद मिलता है। कोई भी मदद नहीं मिला है अभी तक। लौरिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग में अशोक स्तंभ के पास बाढ़ के पानी के चलते आवागमन 5 दिनों तक बाधित रहा। वहीं पानी कम होते ही लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। वहां पर कुछ लोग से रुपए वसूल कर वाहनों को पार करा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां पर पुल का निर्माण कार्य में धीमा होने से बराबर दुर्घटनाएं होती रहती है। वहीं पुल निर्माण विभाग के अधिकारी ने कहा कि अशोक स्तंभ के पास खतरे को देखते हुए पुरातत्व विभाग के द्वारा पुल निर्माण कार्य में रोक लगा दिया गया था और बहुत जल्द ही एनओसी मिलने वाला है। बरसात समाप्ति के बाद पुनः कार्य लगा दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर विगत 3 सालों से निर्माण का कार्य चल रहा, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। आदमी से लेकर पशु पक्षी से लेकर माल जाल से लेकर अपना फसल जो भी धान गेहूँ होता है, इधर बिल्कुल फसल नाम का कोई चीज ही नहीं है 3 साल से। इसका कारण है पुल। तो पुल का तो अभी तो बन रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुल का काम रुक गया। सिवान जिले के दरौली सरयू नदी में लगातार उफान जारी है। नदी अब लाल निशान से मात्र कुछ दूर रह गई है। तटवर्ती क्षेत्रों में लगभग सभी खेतियर जमीन में पानी घुस चुका है। इससे सैकड़ों किसानों की फल और सब्जी की खेती नदी के पानी में समा गई है। तटवर्ती क्षेत्रों के लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि मानसून आने के कारण लगातार हो रही बारिश के चलते दरौली में सरयू नदी उफान पर है। सरयू नदी के जलस्तर के प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार में वृद्धि। नदी के रेत पर बड़ी संख्या में किसान खेती करते हैं। बढ़ते जलस्तर के चलते किसानों की खरबूजा, तरबूज और सब्जियों की फसल पानी में डूब गई है। खेतों में पानी भरने से फसल खराब होने की आशंका से किसान परेशान हैं। किसानों ने कड़ी मेहनत के साथ धान की बीज डाली थी। लगातार बारिश से कई जगह धान की बीज डालते ही डूब गई है। मानसून बिहार में प्रवेश किया है जी, और लगातार जो बारिश हो रही है उसी का देन है कि नदी में जो है उफान दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात है कि हम लोग भी देखते आ रहे हैं, जब मानसून प्रवेश करता था बिहार में तो 2 दिन 4 दिन बारिश हो जाने के बाद थम जाता था। लेकिन फिलहाल जो स्थितियाँ बनी हुई है, लगातार बारिश हो रही है। हाँ, जो स्थितियाँ बनी हुई है, लगातार बारिश हो रही है और नदी में जो उफान है, अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी तो ग्रामीण क्षेत्र के जो इसके किनारे गांव है, घाघरा नदी के किनारे, उधर जल जमाव की स्थिति बन। भारतीय खेल का जब भी जिक्र होगा, मिल्खा सिंह का नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में लिखा जाएगा। यह देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार थे। मिल्खा सिंह ने शुक्रवार की रात चंडीगढ़ में अंतिम सांसें ली। मिल्खा सिंह के करियर का सबसे खास लम्हा तब आया जब 1960 के रोम ओलंपिक में पदक से चूक गए थे। मिल्खा सिंह ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में बिल्कुल रॉ टैलेंट के रूप में पहुंचे। उस साल उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन आने वाले वर्षों में मिल्खा ने न सिर्फ खुद को निखारा तराशा, बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। 200 मीटर और 400 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड मिल्खा के नाम थे। मिल्खा सिंह की पहचान एक ऐसे एथलीट के रूप में थी जो बेहद जुनूनी और समर्पित एथलीट के रूप में थी। 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया और आज वो सुपरस्टार हमारे बीच नहीं है। जिंदगी की रेस में वो कोरोना से हार गए। उनके निधन से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में शोक की लहर दौड़ गई है। इस जुनूनी धावक को पूरा विश्व याद कर रहा। सीएम नीतीश कुमार ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर
गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। उनके निधन से खेल जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। बिहार सरकार द्वारा बिहार के महिलाओं के लिए उद्यमी योजना जो चलाया जा रहा है वह काफी सराहनीय है। इस योजना से बिहार के महिला उद्यमियों का विकास होगा। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार सरकार महिलाओं के लिए विकास के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दे रही, जिससे कि महिलाओं का राज्य में मनोबल बढ़ा है। आर.के. सिन्हा ने कहा कि कोरोना के कारण दूसरे राज्यों में व्यवसाय करने वाली महिला उद्यमी भी अपने राज्य बिहार वापस लौटी है। उन महिलाओं को भी उद्यमी योजनाओं से जोड़ा जाए। सरकारी बाबू के चक्कर में महिला उद्यमी योजनाओं से वंचित ना हो, इस बात का यानी सरकार ध्यान देते हुए कार्य करना होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। पहली चीज तो ये कि महिला उद्यमियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। दूसरी बात यह है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुमंडलाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, थानाध्यक्षों आदि सभी पदों पे 35% तक महिलाओं के पोस्टिंग की व्यवस्था के लिए भी निर्देश जारी किए गए। बिहार में वर्ष 2021 में बिहार सरकार ने 7 लाख हेक्टेयर गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है कि गेहूं खरीद को लेकर बता दें कि सरकार ने पूरा कर लिया गेहूं खरीद का लक्ष्य, जो बिहार सरकार ने पूरा कर लिया। और राजद विधायक राकेश रोशन ने सरकार के गेहूं खरीद के आंकड़े को गलत बताते हुए कहा कि 20 मई 2012 को सरकार ने गेहूं खरीद का आंकड़ा जो पेश किया था वह 3,40,000 हेक्टेयर था, जिसे महज 15 दिन बाद सरकार ने 3,60,000 हेक्टेयर गेहूं खरीद करने का आंकड़ा जारी किया है। मात्र 15 दिन में इतने बड़े पैमाने पर गेहूं खरीद कैसे हुई? सरकार इसका जवाब दे। व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यहाँ बाजार समिति और मंडी को खत्म कर दिया गया। किसानों को लाचार होकर के अपना धान और गेहूं पैक्सों को बेचना पड़ता है, और पैक्स के यहाँ जब वो जाते हैं तो पैक्स के लोग किसानों का गेहूं ना खरीद करके बिचौलियों का गेहूं खरीद करके अपना गोदाम को बांटता है। हम लोगों ने शुरू से ये मांग किया था कि अभी जो पैक्स अध्यक्ष हैं वे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो धान हमने खरीदा है वो धान से गोदाम भरा हुआ है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरणदास, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस मौके पर सदाकत आश्रम में गरीब असहाय लोगों के बीच कोरोना वायरस से बचाव के लिए सहायता किट का वितरण किया। मोतिहारी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। राहुल के जन्मदिन के मौके पर जिले के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बिट्टू यादव के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में घूम कर गरीब मजदूर, रिक्शा, ठेला चालकों के बीच पहुंचकर उन्हें भोजन कराया। कार्यकर्ताओं ने खिचड़ी बनाकर एक ई रिक्शा पर रखा और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंच लोगों को भोजन करवाया। के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, युवाओं के लोकप्रिय, किसानों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे भारतीय युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण के द्वारा आज पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के सभी विधानसभा में अध्यक्षों के द्वारा और एक मोतिहारी नगर में ज्ञान बाबू चौक, गांधी चौक, छतौनी चौक, चनमारी चौक पे देहात से आए हुए मजदूरों खास कर आते हैं यहाँ कमाने के लिए, और रिक्शा, ठेला,
ई रिक्शा भाइयों के बीच में खाना का वितरण किया गया। नवादा में राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर और दवा किट का वितरण किया गया। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदरणीय राहुल जी का जन्मदिन है। हम लोग आदरणीय राहुल जी का हुक्म है, कांग्रेस पार्टी का हुक्म है कि आज राहुल गांधी का जो जन्मदिन है, हम लोग जन्म दिवस नहीं मना रहे हैं। हम लोग गरीब गुरबा के बीच आप देख रहे हैं कि सैनिटाइजर, मास्क और दवा का वितरण हम लोग नवादा जिला में कर रहे हैं। नालंदा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयों का वितरण किया। बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट स्थित राजेंद्र आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन सादगीपूर्वक मनाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार की अगुवाई में आम लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयों का वितरण किया गया। हम लोगों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का 51वां जन्मदिन है। हम लोगों को पहले ही ये सूचना दे दी गई थी कि किसी भी तरह का कोरोना का चूंकि संक्रमण का समय है, तो थोड़ा सा राहुल गांधी जी का आदेश था कि आप लोग जन्मदिन नहीं मनाएंगे, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का अपना कर्तव्य है, इसीलिए हम लोग इस कोरोना काल में उनके जन्मदिन के अवसर पर सैनिटाइजर, मास्क, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, आपका पीपी किट है, डिटॉल साबुन है, ये सब हम लोग यहाँ वितरण कर रहे हैं। बेगूसराय में भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस पर पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कोरोना महामारी में पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री, मास्क और साबुन का वितरण किया गया। जन्मदिन हम लोग बड़ा खुशी से मनाया करते हैं, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ कि नहीं, अभी देश जल रहा है इस सरकार में, इसलिए कोई ऐसा कार्यक्रम गरीबों के बीच बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कांग्रेस में टूट की खबरों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों की टूट की बात बेकार और बेबुनियाद है। साथ उन्होंने लोजपा में टूट को लेकर सीएम नीतीश पर हमला किया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, वो किस तरह से कर रहे हैं, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, वो वही जाने, उस पर हम क्या कहें। ठोस एक व्यक्ति किसी दूसरे विधायक से या किसी से बात किया हो है नहीं, वो जब ठोस आधार नहीं है तो हवा की बात को मुद्दा बनाए बिहार जैसे राज्यों में, ठीक नहीं। एक लोजपा के चले गए कुछ लोग, उनका आधार को खत्म करके गए। पासवान नौजवान आदमी हैं और इनके पिताजी का आशीर्वाद उनके पर था। वो जिस तरह से राजनीति को समझते हैं, अपना सूझबूझ के साथ कोई भी निर्णय लेंगे, अगर अच्छा लेंगे तो उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सुदूर टाल स्थित मेसी पंचायत का लक्ष्मणपुर गांव में उस समय कोहराम मच गया जब संडास की सफाई करे 3 लोग बेहोश हो गए। आंशिक रूप से बेहोश हुए 2 लोग तो बच गए, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना दी गई। पटना सिटी क्षेत्र के बड़ी पटन देवी मंदिर के पास पटना के मेयर सीता साहू के द्वारा पटना नगर निगम के कर्मचारियों को किट बांटा गया, जिसमें मास्क और साबुन दिए गए। वहीं कोरोना वैक्सीन का भी कैंप लगाया गया, जहां लोगों को वैक्सीन दी गई। 4 साल पूरे होने पर मैं यहाँ पीएनबी और नगर निगम के सहयोग से डिटॉल दी हूँ और 2 डिटॉल और 4 मास्क दी हूँ सभी कर्मचारियों को। जिनके पास नहीं था उनको भी वही बोली मास्क लगाइए और मैं साबुन से हाथ धोते रहिए। कोरोना अभी नहीं गया है,
इससे अभी सतर्क रहना है हम लोगों को। यही कामना करती हूँ आप लोग जो भी दूरी बनाए रखें। अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चारे दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का बिहार शरीफ के बीच बन पर गांव के समीप में राजनेता देवीलाल की अगुवाई में भव्य अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विधायक रीतलाल यादव ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए लोजपा में फूट को लेकर उन्होंने कहा कि लोजपा एक दलित पार्टी का धरोहर था। स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा सींच कर देश स्तर तक पहुंचाया गया था। जब तक वे जिंदा रहे तब तक दलित और महादलित में खंडन नहीं हुआ। एक दलित पार्टी का बहुत बड़ा धरोहर थे स्वर्गीय पूर्व मंत्री रामविलास पासवान जी। लेकिन दुर्भाग्य है आज कि दलित और महादलित का खंडन करने का जो एक समय था उसमें सफल हुआ था, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रहते भर में खंडन नहीं हुआ था। दलित महादलित दोनों एकजुट हो गए। बक्सर में लोजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पांचों बागी सांसदों और सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की। बक्सर के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं नेताओं ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। लोजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता चिराग पासवान जी के साथ हैं। मांग यही है कि हमारे दल के साथ जो कमजोर करने की साजिश रची गई, वह साजिश हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे। चिराग पासवान जी के लिए लोजपा का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुका है और हम लोग ये धोखेबाज सांसदों को माकूल जवाब देंगे। चिराग पासवान जी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, थे और रहेंगे। पुलिस ने संविदा के आधार पर नियुक्त चालकों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में कई जिलों में यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस केंद्र मुजफ्फरपुर के उपाध्यक्ष ने 10 चालकों को यानी कर दिया। इन सभी का संविदा 1 महीने के अंदर खत्म देना है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने संबंध में सभी जिला के एसपी, एसएसपी सहित आईजी, डीआईजी को निर्देश दिया था कि बिहार पुलिस में जितने भी संविदा पर बहाल वाहन चालक है उन सभी को किसी भी हालत में जुलाई माह से नहीं रखना है। इसी निर्देश के आलोक में कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई और हटाने के लिए जिलों में नोटिस देने का काम शुरू कर दिया गया है। चिराग पासवान ने बिहार सरकार को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एनडीए सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इस पर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पलटवार करते हुए कहा कि चिराग पासवान आजकल दिन में सपने देखने लगे हैं। 2 तरह के होते हैं, एक सपना इंसान दिन में देखता है, एक सपना इंसान रात में देखता है। और आजकल आदरणीय चिराग पासवान जी लगता है हर वक्त सपना ही देख रहे हैं। एक वक्त था जब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ताला चाबी लेकर घूम रहे थे बिहार की सत्ता की। उस वक्त ताला चाबी चोरी हो गया और आज चिराग पासवान जी का तो बंगला ही चोरी हो गया है। अब ये घूमते कर रहे हैं कि बिहार की सरकार गिरेगी। अरे भाई साहब, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, आप देखिए, खुश हो जाइए, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में एनडीए इंटैक्ट है और ये सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद फिर से सत्ता में आएगी। पूरे देश में जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिससे आम लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। खासतौर पर बिहार की बात करें तो पटना में भी लोग काफी परेशान है क्योंकि पेट्रोल की कीमत शतक पार कर चुकी है और डीजल की कीमतें भी अब शतक पार करने वाली है। रोजमर्रा की चीजें, खाने की वस्तुएं भी डबल सेंचुरी मार चुकी है। सरसों का तेल भी कीमत भी बढ़ी हुई है, जिसको लेकर पटना जंक्शन के समीप ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा सरकार को घेरने का काम किया गया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। नालंदा के सिलाव में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण एक मकान का छत गिर गया, जिससे आंगन में स्नान कर एक महिला मलबे में दब गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को मलबे से निकालकर सिलाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला को अस्पताल में ना तो सही ढंग से इलाज किया गया और ना ही उसे ऑक्सीजन लगाया गया। उसे सीधे ब्यास अस्पताल रेफर किया गया। इस बात की जानकारी मिलते ही नालंदा के सिविल सर्जन ने फोन कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक को फटकार लगाई और आगे ऐसी गलती ना करने के हिदायत दिए गए।
पटना लॉकडाउन खत्म होते ही चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा। चोरों ने लोगों को आस्था पर ही हनी हाथ साफ कर दिया। ताजा मामला पटना के गमकुआं थाना अंतर्गत कुमरार स्थित ग्वालटोली का है, जहां पर प्राचीन ठाकुरबाड़ी मंदिर से लगभग 300 वर्ष पुराना भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की अष्टधातु की मूर्ति की चोरी कर रफू चक्कर हो गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।